एजेंडे में मसला कश्मीर शामिल नहीं है, तो क्या ये हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी है या फिर ये मामला कुछ और है? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि क्या वजह है कश्मीर का एजेंडा इस इजलास का हिस्सा नहीं है। ओआईसी के इजलास के हवाले से, जिसमें वज़ीर खारजा की शिरकत के हवाले से इजलास जो है वो रखा गया है, और लेकिन इसमें अगर हम बात करें कश्मीर मामले के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से, तो वो इस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जब खत्म की तब से लेके अब तक पाकिस्तान ओआईसी के वज़ीर खारजा का इजलास बुलाने का मुतालबा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोविड-19 का बहाना बनाकर इस मामले पर इजलास अभी तक टेबल नहीं किया गया, इजलास ताहाल तलब नहीं किया। लेकिन ये जो आज अब इजलास होने जा रहा है, जुम्मे को रोज ये जो इजलास होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब शिरकत इख्तियार करने जा रहे हैं, उसमें भी कश्मीर इसका हिस्सा नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब, अभी गुज़िश्ता रोज ही प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत बेहतरीन है और हमारी खारजा पॉलिसी जो बड़े बेहतर अंदाज में काम कर रही है। पाकिस्तान के इस इजलास में शिरकत करना, कश्मीर का इस इजलास का एजेंडा ना होना, ये क्या हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा? हमारी इस मामले पर जो तन्हाई है उसकी वजह क्या है? यानी एक तरफ तो ये 2024 में होने वाले इंतखाबात अपने हमसाये मुल्क में, जबकि खुद ये 2023 तक प्राइम मिनिस्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उसकी बात करते हैं, फिक्रमंद है उसके बारे में। और जो 57 मेंबर्स हैं कलमा गो, उनसे इनके हशर ये हो गया कि उनमें छोटे से छोटा मुल्क भी इनका साथ देने को तैयार नहीं। और हम साइट के ऊपर भी मुलाकात करते थे, इस दफा वो भी, उसको भी सिरे से खत्म कर दिया गया। ये है हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी। ये इससे बड़ी खारजा पॉलिसी की कामयाबी और क्या हो सकती है? यानी अभी फिर कोई नाराज होता है, दोस्त हो जाए कि इससे बदतर हुकूमती खारजा पॉलिसी या हुकूमती खारजा पॉलिसी नहीं, और जो भी बनाने वाले हैं उन्हें मेरे पर लफ्ज़ नहीं है उनको शाबाश देने के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया दुनिया में। ये तो कलमा गो मुसलमान की मीटिंग है, उसमें आपका ये हाल है। यूरोप में आपका क्या हाल है? अमेरिका में आपका क्या हाल है? लैटिन अमेरिका में आपका क्या हाल है? आपको कोई जानता ही नहीं है, आपका कोई केस ही नहीं है। आपको मां सवाए एक दहशतगर्द मुल्क के, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे चोरी होती है, क्योंकि यही आप अपने आप को पिछले 2.5 साल से और प्रोजेक्ट कर रहे थे। आपके साथ है कौन? कि फलस्तीन के मामले में भी आप एक्सपोज हो जाएंगे बड़ी बुरी तरीके से। तो खारजा फरमा रहे हैं कि खारजा पॉलिसी की नाकामी हमारी तन्हाई की वजह है। जो एजेंडे का हिस्सा है उसमें फलस्तीन कॉज को डिस्कस किया जा रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, इस्लामोफोबिया के मामले पर बात होगी, मजहब की बेतौकीरी और गैर इस्लामी ममालिक में मुसलमानों की बहसियत अक़लियत जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उस पर बात होगी। नहीं होगी तो कश्मीर मामले पर नहीं होगी। और एक बात मत भूलें कि भारत वो वाला भारत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर वो इतना ग्रो कर चुके हैं, उनके जो मफादात हैं, खास करके अमेरिका जैसा जो ताकतवर मुल्क है, उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं कि वो अपने आप को एक खित्ते की आम ताकत समझते हैं, और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को अपने जो धौंस की बुनियाद पर वो डिक्टेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स। क्या कश्मीर का हमारे हक में फैसला हुआ तो हमें इस खाम ख्याली से निकल आना चाहिए कि ओआईसी के ऊपर हम जो रोना रोते रहते हैं, जो हमारा पहले भी इख्तलाफ रहा, ये जो नाइजर में मीटिंग हो रही है, जी ये एग्जैक्टली मीटिंग हम सऊदी अरब से बहुत अरसे से उनकी इल्तिजा कर रहे थे कि ये मीटिंग आप अगले साल ले जाएं और इस मीटिंग को इस्लामाबाद में करवा लें और कश्मीर के ऊपर बात करवाएं। सऊदी अरब ने उस पर आपकी बात नहीं मानी। जो वे फॉरवर्ड मुझे नजर आता है, हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। अगर सऊदी अरब और यूएई अगर कश्मीर के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद उस तरीके से नहीं करना चाहते तो हमें ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। हमारे ताल्लुकात की और भी नौयत है। अपने आप हालात देखें, सऊदी अरब और यूएई आपकी फाइनेंशियल लाइफलाइन है। यूएई ने अभी हाल ही में जो वर्क वीजा है पाकिस्तान के लिए और कुछ और मुस्लिम ममालिक के लिए बैन किया है, और अगर ये बैन मुस्तकिल रहता है तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर क्या होगा। अनिका, ये जिस अलायंस का जिक्र किया जनरल साहब ने अभी यहाँ पर, उसको सुनने के बाद और समझने के बाद तो ये और भी हालात मुश्किल लगते हैं कि मुस्लिम उम्मा कश्मीर कॉज के हवाले से कोई बात करेगी और हम ओआईसी से फिर क्या एक्सपेक्टेशंस रखें यहाँ पे?
دیکھیں آپ OIC سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں، کیونکہ جس دن سشما سوراج کو OIC نے اپنے مہمان کے طور پر ویلکم کیا تھا، ایک ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر کشمیریوں پر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے، میرا اعتبار OIC سے اسی دن پھر گیا تھا۔ اور مجھے 2 حدیثیں یاد آئی تھی، ایک یہ کہ اینڈ ٹائمز میں مسلمان جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے تو بہت سارے، لیکن طاقت کوئی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے عرب ممالک کو، مڈل ایسٹرن ممالک کو، تو بہت سارے ممالک انڈیا اور اسرائیل سے ہاتھ ملا چکے ہیں۔ اب ایسے ممالک پھر کیوں کر فلسطین یا کشمیر کے معاملے کو اٹھائیں گے، بالخصوص ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں تمام کی تمام مسلم امہ اکٹھی ہوئی ہے۔ ایک بہت واضح پیغام جا سکتا ہے۔ اگر کشمیر کے اوپر بات کی جائے تو کشمیر اس پلیٹ فارم سے اگر آواز بلند ہو تو پوری دنیا میں ایٹ لیسٹ ایک اعلامیہ کی صورت میں جائے گی ضرور۔ اور بھارت کا ان ممالک سے بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ ٹائڈ ہے۔ جس طرح پہلے بھی کہا کہ جس دن سشما سوراج کو بلایا گیا تھا وہ پاکستان کے لیے ایک انسلٹنگ مومنٹ تھا۔ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان اس OIC اجلاس کو ایز از تسلیم کرے گا، وہاں شاہ محمود قریشی صاحب کس طریقے سے اپنا موقف بیان کریں گے، جائیں گے نہیں جائیں گے۔ دیکھیں ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے تو ہم جنگ جیت جائیں گے؟ ہم نے تو جنگ اپنے زور بازو پہ جیتنی ہے یا دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال کے جیتنی ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی ملک بھی اپنی 1 انچ زمین خوشی سے یا مذاکرات سے تو دیتا نہیں ہے، اور اگر کوئی لوگ ہمیں یہ سبق پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کشمیر مذاکرات سے لے لیں گے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی ملک اپنی 1 انچ زمین بھی مذاکرات سے دے دے گا اور کہے گا کہ آپ لے جائیں۔ اور یہ کیسے مذاکرات ہوں گے کہ بھارت مذاکرات سے کشمیر جو ہے وہاں ریفرینڈم کرا دے گا